हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूअर्स। मैं विशनाज हेयर। आज हमें ज्वाइन किया है इस लाइव के अंदर राजा उमर साहब ने। ये पहली दफ़ा मेरे पॉडकास्ट में आए हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। दूसरी जानब हमारे पास है हमारे पुराने और वो जो एवरग्रीन गेस्ट अभिषेक मिश्रा साहब, जिनको ऑडियंस बहुत पसंद करती है। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर योर टाइम। थैंक यू थैंक वेरी मच। यू महवीश जी, आपने कोई मौका नहीं छोड़ना है मुझे पुराना कहने का। नहीं सर, आपकी तो हम बहुत दिल से इज्जत करते हैं। बाकी उमर साहब, आप फर्स्ट टाइम आए हैं, थैंक यू सो मच आपका आने का भी। और होपफुली थैंक आपको मेरी ऑडियंस के कमेंट्स, रिव्यू सब कुछ बहुत पसंद आएगा और आपको मजा आएगा हमारे साथ काम करके। बाकी यस आज इस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं। यूएई की जानिब से खबर आती है सऊदीया के अंदर बैन कर दिया गया है इफ्तार को। रमजान के अंदर जो इफ्तारियां होती थी मस्जिदों के अंदर, उसको बैन कर दिया गया है कि आइंदा से मसाजिद के अंदर इफ्तार नहीं करवाया जाएगा। पहली बात। दूसरी बात ये कि अजान का जो वॉल्यूम है वो लिमिटेड होना चाहिए, वो इतना लाउड नहीं होना चाहिए कि हर तरफ अजान की आवाज जाए। इस पे अगर नजर सानी की जाए तो पाकिस्तान हमेशा फोकस करता आया है, क्योंकि अरब से इस्लाम निकला है तो फॉलो भी बहुत ज़्यादा किया जाता है, बहुत ज़्यादा उस जगह को पाकीज़ा समझा जाता है रिलीजन के अंदर। बट एट द सेम टाइम पाकिस्तानियों को ये चीज तो वो ओन कर रहे हैं, या इस पे तो वो जवाब नहीं दे सकते। बट एट द सेम टाइम अगर यही चीज हिंदुस्तान में हो, यही चीज हिंदुस्तान करेगा, तो हर दुखती रग पे पैर आ जाएगा और हर बंदा ये समझेगा कि हिंदू कट्टर है, उन्होंने इसलिए कर दिया। इंडिया जो है ना एंटी पाकिस्तान है, इसलिए ऐसे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। तो सऊदीया तो एंटी पाकिस्तान नहीं है, सऊदीया तो इस्लामिक कंट्री है। फिर वहां पे ये चीजें जो है क्यों फॉर्म में आ रही हैं? और अगर आ रही हैं, वो लोग अपनी मर्जी से कर रहे हैं, तो फिर पाकिस्तानियों को इश्यूज एक जगह होते हैं और दूसरी जगह क्यों नहीं होते? क्या रिलीजन इनका जो है वो चीजें देख के चलता है? कोई एक उसका ट्रैक नहीं है? आपसे स्टार्ट करते हैं उमर। जी, बहुत शुक्रिया महविश। जिस तरह आपने पहली चीज़ें की, देखें ऐसा है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में मज़हब के ऊपर डिस्कशन जो है वो इसके नताइज जो हैं वो बड़ी हमेशा से ख़तरनाक रहे हैं। और दोनों जो हमारे ममालिक हैं इनमें मज़हब के ऊपर हमेशा से कत्ल गारत गरी भी हुई, खून लोगों का बहाया भी गया, और अभी तक जो एक सिलसिला है वो चल रहा है। जिस तरह हम पाकिस्तान में देखते हैं कि अक्सर औक़ात जो मॉब्स हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, वो लोगों के ऊपर दावा बोल देते हैं। तो सेम लाइक हमने इंडिया के अंदर भी ये चीज़ें बहुत सी बात देखी हैं कि वो वहाँ पे भी ये चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि अब सऊदी अरब हो गया या बाकी जो अरब कंट्रीज़ हैं वो अब मॉडर्निज़्म की तरफ जा रहे हैं और डे बाय डे वो अपने आप को मॉडर्नेट कर रहे हैं। और ये बहुत एक अच्छा प्रोसीजर है। हम ये समझते हैं कि अरब की जो एक जो ममालिक हैं उनको अपने आप को इतना मॉडर्नेट करना चाहिए कि इस्लामी इक़्तिदार को सामने रखते हुए वो टेक्नोलॉजी में और बाकी चीज़ों में जो है वो यूरोप के तरह जो है वो आगे बढ़ें, और उस तर्ज पे जो है वो अपनी उनकी माशियत स्ट्रॉन्ग हो, वो अपने आप के ऊपर डिपेंड करें। क्योंकि आपको पता है कि सऊदी जो शाह हैं उन्होंने इस चीज़ का भी कहा है जी कि हम जो है वो ऑयल के अलावा जो है वो अपनी माशियत जो है वो स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं विदाउट ऑयल। तो ये उनका अच्छा इनिशिएटिव है। बाकी कम्युनिटीज़ जो वहाँ पे सऊदी अरब है उनको भी वो वहाँ पे इनवाइट भी करना चाह रहे हैं, वहाँ पे लाना भी चाह रहे हैं। और पाकिस्तान और हिंदुस्तान की आवाम जो है ये तो ज़ाहिर है ऐसी चीज़ों से ये तो अभी मुमकिनात में से यही है कि पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं ये अभी उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ भी करेंगे कि ये वॉल्यूम जो डाउन हुआ है या अफ्तार के ऊपर जो पाबंदियाँ लगी हैं। तो बहरहाल पाकिस्तानी अवाम का या हिंदुस्तान के मुसलमानों को तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन उनकी तरफ से मैं ये समझता हूँ कि अच्छा इनिशिएटिव है, अच्छा इनिशिएट है, और उनको अपने आप को मॉडर्नेट करना चाहिए फ्यूचर में जी। अभिषेक सर, आप इस पे क्या राय रखते हैं? यही सेम चीज अगर हिंदुस्तान में हुई होती तो अभी तक पर्सपेक्टिव लोगों का बहुत डिफरेंट आ रहा होता पाकिस्तानियों का। लेकिन अगर सऊदीया ने किया है, लाइक यूएई में हुआ है, तो लोगों की सोच वैसी है जैसी राजा उमर साहब की है। नहीं, मैं पहले तो मोहम्मद बिन सलमान साहब का बहुत अभिनंदन करूंगा। मुझे बड़े पसंद है वो। आई जस्ट लव द मैन बिकॉज ही नोज कि जो हम पिछले 50 सालों से चिल्ला रहे थे, जिसको हम तुष्टीकरण कहते थे, और वो तुष्टीकरण के नाम पे भारत में अजीब अजीब से आइडियोलॉजीज ने जन्म लिया, और उस एक तुष्टीकरण को सही करने के लिए हिंदुस्तान की इतिहास तक को मिटाने की कोशिश की गई, और मिटा ही दिया गया है। हमारे किताबों में हमारी इतिहास पढ़ाया ही नहीं जाता। हमारे किताबों में मुगलों का इतिहास पढ़ाता है, जो भारत में 175 साल की टोटल उनकी रीन का पीरियड नहीं।
तो मैं मोहम्मद बिन सलमान साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ और मोहम्मद बिन जायद साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ। दीज आर द पीपल ऑफ फ्यूचर। देखिए मॉडर्निटी क्या होता है बच्चे, व्हाट इज मॉडर्निटी? मॉडर्निटी टाइम नहीं होते, मॉडर्निटी रहन सहन नहीं होता, मॉडर्निटी की विचार की होती है, ठीक है ना। देयर आर सम आइडियाज विच आर टाइमलेस ना, वो मॉडर्न और प्री मॉडर्न और हिस्टोरिक और प्री हिस्टोरिक और इसके उसमें नहीं होते। जैसे देयर शुड बी नो क्वेरल विद रिस्पेक्ट टू गॉड, ऑल गॉड्स आर ट्रू। ये एक मॉडर्न आइडिया है कि भैया मत लड़ो भगवान के नाम पे, सब भगवान सच्चे हैं, तुमको तुम्हारा भगवान मुबारक, हमको हमारा भगवान मुबारक, ठीक है ना, उसके लिए मत लड़ो। अब अगर आप ये कहो कि नहीं सिर्फ मेरा है बाकी सब गलत है, प्रॉब्लम होगा, ठीक। दूसरा, रिलीजन का इस्तेमाल मत करो पॉलिटिक्स में। रिलीजन के हिसाब से अपना आप अगर घर बनाते चले जाओगे और दूसरों के घरों को डिप्राइव करोगे, अब आप कहोगे हिंदुस्तान का इस्लामीकरण हो जाए। भारत पाकिस्तान से क्यों टूटा महविशी, क्या रीजन था और टूट के क्या बना लिया पाकिस्तान ने? इस्लामिक भारत जिसका नाम पाकिस्तान है, इस्लामिक भारत की क्या अचीवमेंट है? आपने वहां के लोगों को इस्लामिसाइज कर दिया, मतलब उनको उनकी हिस्ट्री भुला दिया। आज आप लाहौर में बैठी हैं लेकिन आप भगवान राम के बारे में कुछ नहीं जानती होंगी। उस शहर के बारे में आप, जिसको भगवान राम के बेटे ने बसाया, आप अपने पिता के जो पिता हैं, जो पूर्वज हैं, उनके बारे में आप कुछ नहीं जानते। क्यों? क्योंकि आपको ये बता दिया गया। और यहाँ के इस्लाम ने, मैं जो सऊदी का इस्लाम है उनका तो एक उसने तो उनको बहुत कुछ दिया, वो अपने तरीके से मॉडर्नाइज कर रहे हैं, लेकिन यहां वालों ने इसको टूल बना दिया अपनी हिस्ट्री को मिटाने के लिए, अपनी चीजों को से नफरत करने के लिए। ये गड़बड़ हुआ। और उसमें भी सारे नहीं है, बहुत से मेरे अच्छे मुसलमान फ्रेंड है जो बड़े प्रोग्रेसिव है। जैसे मैं फैन हूं, अगर आपको कभी मौका मिले तो सुनिएगा, आरिफ मोहम्मद खान साहब है। द मैन इज एन स्कॉलर, आउट एंड आउट स्कॉलर। भारत को क्या नहीं दिया एपीजे अब्दुल कलाम ने, और भारत ने क्या कभी एपीजे अब्दुल कलाम को कहा कि यार नहीं तुम ये काम नहीं करो? जो सबसे बड़ा हमारा सीक्रेट प्रोजेक्ट था वो एपीजे अब्दुल कलाम साहब को दिया गया कि भैया देखिए आप ही परमाणु बम करना है। ये नहीं देखा गया कि वो, अरे भाई कोई भी भगवान हो, वो इस देश की मिट्टी के औलाद हैं, दैट्स इट। उनकी माँ और बाप इस मिट्टी से ही बने हुए थे, भारत की मिट्टी से। उनका जो भगवान में मन लग जाए भैया, उनकी मर्जी, लेकिन वो भारतीय हैं, बात खत्म हो गई हमारी। आज सारी दुनिया, यही बात हम कहते थे तो दुनिया हमसे ना, आज सारी दुनिया यही है। आप पाकिस्तानी हो, कल को जर्मनी चली जाओ, ठीक है ना, आपका इस्लाम तो रिलीजन रहेगा, लेकिन क्या आप जर्मन नहीं बन जाओगे? क्या आप अमेरिका जाओगे तो इस्लाम भी रहेगा और अमेरिकन भी रहेगा ना? अमेरिका में जो पैदा होगा उसका रिलीजन कुछ भी हो, वो अमेरिकन रहेगा। एक अमेरिकन, चाहे वो कोई मुसलमान भी हो, जो या कोई यहूदी हो, हिंदू हो, अगर किसी अमेरिकन को कुछ होता है तो पूरा अमेरिका उसके पीछे जाता है उसको बचाने के लिए। हमारे यहाँ भी वही चीज है। लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ इस्लामोफोबिया। तुर्की की सबसे ज्यादा मदद की हमारे प्रधानमंत्री मोदी, जिनको लोगों ने इस्लामिक फासिस्ट और पता नहीं क्या क्या कह दिया था, इस्लाम से नफरत करने वाला। अफगानिस्तान की हमारे भाई बहनों की हमने मदद की, और हम तो सबको अपना भाई बहन मानते, इस मिट्टी में पैदा हुआ हर आदमी। मगर इस मिट्टी में पैदा हुआ आदमी अपने पूर्वजों को ठुकरा दे। पाकिस्तान से मंदिर गायब कर दो, आप मस्जिद बनाओ अच्छी चीज है, मगर मंदिर गायब कर दो कि वो हमारी आइडेंटिटी नहीं है। ऐसी एक नफ्सियात बना दो कि लोग अपने इतिहास से नफरत करें। ये तो मैं फिर से, हेड्स ऑफ, द मैन इज डेयरिंग, he has a क्या कहते हैं उसको, हार्ट ऑफ आयरन। मोहम्मद बिन सलमान जो कर रहे हैं इतना आसान नहीं है। यहाँ करके हम आप बात कर रहे हैं, उनके ऊपर बहुत से गिद्ध बैठे होंगे, तो द मैन इज सिंपली ब्रेव। उमर पाकिस्तान से बहुत से लोगों का ये बयानिया भी आया है कि इस चीज को, सऊदिया को ये स्टेप लेने पे मजबूर करने वाला हिंदुस्तान है, और ये सारी उनकी चाल है ताकि अपने रिलीजन का दबाव डाल सकें, अपनी तरक्की का दबाव डाल सकें, और अपने मजहब को उभरता हुआ देखें और इस्लाम को डिग्रेड करें। क्या कहना चाहोगे आप लोगों की सोच के ऊपर? और अदर देन दैट, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर जिस तरह माइनॉरिटीज को रखा जाता है, जिस तरह रिलीजन को वैल्यू किया जाता है, उस हवाले से। अब असल में मसला ये है कि सऊदी अरब के अंदर जो है वो जाहिर है, आप उसको ऐसा तो नहीं है कि मजबूर कर सकते हैं। इंडिया अभी ये तो नहीं कह सकते कि इस पोजीशन में है कि वो सऊदी अरब के ऊपर जो है वो मज़हब के नाम पे इन्फ्लुएंस करे।
वो इस पोजीशन में नहीं है बहरहाल, क्योंकि सऊदी अरब इटसेल्फ एक बड़ी पावर है और उसके पास एक ज़ाहिर है ऑयल इंडस्ट्री के अलावा उसके पास जो है वो और भी बहुत सारी जो है पोर्ट्स हैं उनके पास और बाकी चीज़ों के ऊपर, तो वो इंडिया का इतना भी इन्फ्लुएंस एक्सेप्ट नहीं करना करेगा कि वो मज़हब के बुनियाद पर जो वो चेंजेस लाए वहाँ पे। तो ये तो एक बेसिकली एक प्रोपेगेंडा है। बहरहाल हम ये समझते हैं कि इंडिया जो है वो उसका डे बाय डे इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, जो जो वो एक इकोनॉमिक पावर बन रही है, उसका ज़ाहिर है लोगों के साथ, दीगर ममालिक के साथ उसका इंटरेक्शन जो है वो एक अच्छा हो रहा है। और जिससे हम तो एज ए कश्मीरी हम तो खुश हैं कि इंडिया का इन्फ्लुएंस जितना ज़्यादा हो वो कश्मीर के मसले को भी सॉर्ट आउट करें वहाँ पे मिल के बैठ के, और इस मसले की वजह से जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जो दूरियां हैं उसको भी ख़त्म होनी चाहिए। अब पाकिस्तान में जो अक़लियतों का ज़ाहिर है माइनॉरिटीज़ का यहाँ पे बहुत ज़्यादा मसला है, और टर्म जो माइनॉरिटी है बेसिकली इसकी बेस जो है, जिस मुल्क में ये कंसेप्ट आ जाए कि यहाँ पे ये माइनॉरिटीज़ हैं और ये अक्सरियत है, तो वहाँ पे हमेशा ये मसाइल आ जाते हैं। पाकिस्तान में क्योंकि एक जो रियासत बनी शुरू से ही पहले दिन से हमारा ये मानना है कि ये एक बेसिकली जो 70s के बाद इस रियासत को दहशतगर्द रियासत की तरफ लेके जाया गया, और फिर वहाँ पे ज़ाहिर है मुसलमानों का अपना जो यहाँ पे दफा करना वो मुमकिन नहीं रहा, तो गैर मुस्लिम जो हैं ये ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, वो ज़ाहिर है यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान की एज ए स्टेट जो है इसकी पाकिस्तान की हमने हमेशा से मजम्मत की है कि यहाँ पे माइनॉरिटीज़ के साथ हमेशा से जो मसाइल हैं वो चल रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम लेफ्ट विंग के साथ हैं तो हमारी सोच और अप्रोच जो लेफ्ट विंग एज ए लेफ्ट विंग हम ये समझते हैं कि हिंदुस्तान में भी जो है वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स जब से ये मोदी जी सरकार में आए हैं, गो कि उन्होंने जो है वो इकोनॉमिकली बड़ा उन्होंने जो है वो स्ट्रगल भी किया, बहुत अच्छे पोजीशन में भी लेके चले गए, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि बहुत सारी वाक़यात ऐसे हुए हैं जहाँ पर मुसलमानों को वहाँ पे टॉर्चर किया गया, और बहुत सारे मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्लिप्स भी मौजूद है जहाँ पर मुसलमानों के जो बड़े-बड़े जो नाम हैं वो इस वक़्त अपने इस्लाम को वहाँ पे डिफेंड करते हुए भी थोड़ा-सा घबराते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स बहरहाल इंडिया में भी हैं और पाकिस्तान में भी हैं। जैसे वहाँ पे इंतहा पसंद हिंदू अब सारे नहीं हैं, लेकिन वहाँ पर इंतहा पसंद हिंदू जमातें भी मौजूद हैं, ग्रोह भी मौजूद हैं, और वो डे बाय डे डिफरेंट मॉब्स लेकर वो मुसलमानों के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं, क्रिश्चियंस के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं, और ये आपके सामने हैं सारी चीज़ें। इसी तरह पाकिस्तान में भी ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो बहरहाल ये कि कौम की जो, क्योंकि दोनों साइड पे जो कौम है ना हमारी, ये बेसिकली एक ही कौम है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ये जो है ना बेसिकली ये ग्रेटर हिंदुस्तान का कंसेप्ट अगर आप ज़हन में, ऐसे ही है, बेस सेम है, बेस बुनियाद सेम, एक है। बुनियाद एक है और बुनियाद दोनों में इंतहा पसंदी है। अब जो सेकुलरिज्म का नारा वहां पर जो गांधी जी लेके आए, अब आपने देखा कि वो गांधी जी खुद कत्ल हो गए, उनका भी मर्डर हो गया। तो बेसिकली इस कौम, ये जो कौम है इसकी बुनियादों में जो है वो इंतहा पसंदी है, और अभी तो आप ये कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक दोनों साइड पे जो है वो ख़त्म हो गई है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जिस तरह यहाँ पर ख़त्म नबूवत के नाम पे कत्ल होते हैं, वैसे ही वहाँ पे अभी भी गौ रक्षा के नाम पे कत्ल हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जब तक ये इनके ऊपर जो है वो स्ट्रॉन्ग पॉलिसी के तहत इनको कवर अप नहीं किया जाता, उस वक्त तक जो है वो यहाँ पर आम इंसानों का सर्वाइव करना जो है वो क्वाइट डिफिकल्ट है यहाँ पे जी, दोनों साइडों पे। अभिषेक सर, इन्होंने भी नरेंद्र मोदी की हुकूमत और इंडिया के करंट सिनेरियोज को लेके जो कहा, आप उसके डिफेंड में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, ये जो दीज आर द थिंग्स जो पिछले 200 साल तक जब तक मुस्लिम कम्युनिटी उस माइंडसेट में रहेगी वो कहती रहेगी, बिकॉज ये कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट है, इमेजिनेशन ऑफ फैक्ट है, फैक्ट्स का एक पार्ट है, बाकी पार्ट गायब कर देना। मोदी फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, मोदी तो बुचर ऑफ गुजरात है, मोदी बुचर ऑफ गुजरात है ना भाई। पर क्यों है बुचर ऑफ गुजरात? नहीं नहीं, हकीकत इसमें तो देखे ना, ये फैक्ट जो है उनको, फैक्ट्स को आप देखें, आरएसएस की आप जो बीजेपी के आप बैकग्राउंड में जाते हैं तो ये आरएसएस और आरएसएस के बैकग्राउंड में आप जाए तो आपको सारी चीजें जो है वो वाजे मिल जाएंगी कि गांधी के कत्ल से लेके बाकी जो मर्डर हुए हैं, जो जितनी भी चीजें हैं, ये तो आप इस पे जाएं अगर आप, तो आपको फैक्ट मिल जाएंगे कि ये मोदी का जो है वो एंटी मुस्लिम जो स्टेट आइडियोलॉजी इनकी रही है, हमेशा से बीजेपी की रही है। मैं वही कह रहा हूँ ना भाई, राजा उमर जी के लिए मोदी जी सॉरी बुचर ऑफ गुजरात है, ठीक है। क्या हुआ था, उनको बुचर ऑफ गुजरात क्यों कहा गया? गोधरा में हिंदू कार सेवकों से भरी हुई बस ट्रेन आ रही थी, वहां के उद्दंडी मुसलमानों ने
उसमें आग लगा दी, जिंदा जला दिया 90 हिंदुओं को। उसके बाद जब वो हिंदू लाशों को वहां से ले जाया जा रहा था शहर से, तो वहां पे दंगे भड़के। भारत पे आक्रमण पहले मुसलमानों ने किया था या हिंदू गए थे अरब में आक्रमण करने? ये राम मंदिर और कृष्ण का मंदिर तोड़ने का किसी रामदास अठावले ने और किसी आरएसएस के लोगों ने कहा था कि भारत में और इनके मंदिरों को तोड़ दो, वो भी ऐसे वैसे नहीं जो उनके मेन मंदिर है। आरएसएस की खुल्लम खुला सपोर्ट कर रहे हैं अभी। आपके कहने का मतलब ये कि मुसलमान वहां पे इंतहा पसंदी का आगाज मुसलमानों ने किया, राम मंदिर मुसलमानों ने तोड़े। जी आप ऐसे ही कह रहे हैं ना? जी बिल्कुल। तो अभी भी देखे ना, आपके अंदर भी वो मुसलमानों के खिलाफ जो है एक इंतहा पसंदाना सोच आपके अंदर भी मौजूद है। तो मैं ये बताइए, मैं मुसलमानों से प्रेम करने, मैं एक मिनट, अब आप प्रश्न सुन लीजिए। आपने बोल दिया ना आप मुसलमानों से मुझे प्रेम करना है, जरा उसका फॉर्मूला बताइए। फार्मूला क्या है? आप देखें, एक तरफ सेकुलरिज्म का नारा लगा रहे हैं और दूसरी साइड पे आप वहां पे जा रहे हैं। आपको सेकुलरिज्म नहीं पता है, आपको सेकुलरिज्म नहीं पता है। मैं आपको गारंटी के साथ लिख सकता हूं, आप सेकुलरिज्म का एस नहीं जानते, उसको छोड़ दें। मैं मुसलमानों से प्यार करना चाहता हूं राजा भाई, मैं मुसलमानों से प्यार करना चाहता हूं, मुझे फॉर्मूला बता दीजिए प्लीज, मुझे फॉर्मूला। आई वांट टू लव मुस्लिम्स। आपको जो फार्मूला गांधी जी ने दिया उसी पे चले तो वो फार्मूला है, लेकिन वो तो जिन्ना ने ठुकरा दिया, वो तो जिन्ना ने ठुकरा दिया। वो तो उस समय के सारे मुस्लिम लीग के मुसलमानों ने लात मार दी, गांधी को कहा ये फासिस्ट है। 1940, एक मिनट सुन तो लेना। 1940 के लाहौर डिक्लेरेशन में गांधी को चिल्ला चिल्ला के जिन्ना ने कहा कि ये फासिस्ट है। जो मोदी फासिस्ट है वो गांधी फासिस्ट था। गांधी, आपको राम के नाम से नफरत है, क्योंकि गांधी के हर पॉलिटिकल रैली में होता था कि पतित पावन सीताराम। चूंकि आपको राम से इतनी नफरत है, आपके अंदर नफरत भरी है, बाहर आप देखना नहीं चाहते, तो आप कह रहे थे गांधी जी से कि यार पॉलिटिकल रैली में भगवान का गाना क्यों गा रहे हो? भैया आपकी समस्या है, हमारी समस्या नहीं है। हमारे घर में हम राम का ही गाना गाएंगे भैया, वहां राम ही पैदा हुए बाबू, क्यों नफरत पाले हुए हो अंदर से? आपकी जो बीजेपी की जो गवर्नमेंट है वो वोट ही इसी नैरेटिव पे ले रही है, एंटी मुस्लिम नैरेटिव पे ले रही है। कैसे, क्या एग्जांपल बता दीजिए। एग्जाम्पल मैं आपको अभी बता देता हूँ कि इसमें फॉर एग्जाम्पल अभी जो लास्ट टाइम आपने मंदिर का, वो बाबरी मस्जिद की जगह जो मंदिर का इफ्तिताह किया है, ठीक है, अब वो एग्जैक्टली आपने उस जगह पे आके इफ्तिताह किया है जहाँ पे आपके इलेक्शन सर पे थे और आपको पता था हिंदू इंतहा पसंदों का वोट आपके पर आना है। हिंदू इंतहा पसंद क्या होता है सर? एक इंतहा पसंद एक बार डिफाइन कर दीजिए। आप कई शब्द यूज कर रहे हैं, उसका मतलब नहीं बता। हिंदू इंतहा पसंद बता दीजिए। मैं डिफाइन करता हूँ कि जो गाय के नाम पर लोगों का कत्ल करते हैं। अभी देखें आप, इस चीज से लोगों को पर्दा तो नहीं ना कर सकते। अभी बीबीसी की मैं सैकड़ों रिपोर्ट्स आपको उठा के देखता हूँ कि आपने गाय के नाम पे जो है वो हजारों लोग कत्ल किए हुए, आपकी इंतहा पसंद, और उनके सर पे मोदी जी का आज भी दस्ते शफकत है। इस चीज को मैं प्रूव भी कर सकता हूँ। इस चीज को अगर आप नेक्स्ट की मैं आपको बड़े तहम्मुल के साथ सुनूंगा और उतनी ही तहम्मुल के साथ आपको सुनना पड़ेगा, ठीक है? आपको जो प्रूव करना है पूछिए, आपको पूरी आराम से। जितने भी एंटी मुस्लिम एक्शंस होते हैं, मोदी जी ने जितने भी लेने होते हैं, वो एंटी मुस्लिम एक्शन होता क्या, ये बता दिए। ये आप बिफोर इलेक्शंस, फॉर एग्जांपल हटा दे, वो इलेक्शन हटा दे, मान लेते हैं सब एंटी मुस्लिम, ये हम लोग मान के बैठते हैं। आप एंटी मुस्लिम होता क्या वो बताइए। एंटी मुस्लिम आपकी पॉलिसीज, लाइक आपने अभी बाबरी मस्जिद का जो आपने किया, अदालत से वो सारा एक प्रोसीजर आपने करवा के वो उसकी जगह मंदिर बनाया। अदालत भी मिली हुई है, अदालत भी मिली हुई है इंडिया की। एक मिनट, लेट मी अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, बिकॉज़ देन ओनली हम लोग बात कर पाएंगे ना राजा भाई। तो भारत की सुप्रीम कोर्ट मिली हुई है, भारत का निचले स्तर के कोर्ट तक, सब जगह ये डॉक्यूमेंट्री मैनिपुलेशन करके ये प्रूफ किया गया कि वहां पे मंदिर नहीं था, सॉरी वहां पे कभी भारत में पूरा मंदिर नहीं था और मस्जिद शुरू से थी। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया वो ये कहा कि हाँ यहाँ पे मंदिर का वो सारे के खुदाई में उनके खंबे निकले, सब कुछ निकले, इससे ये प्रूफ होता है कि यहाँ पे पहले मंदिर था और उस आधार पे मंदिर को दिया गया। तो आपका ये कहना है कि निचली अदालत ने, फिर हाई कोर्ट ने, और फिर उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने और इनके सारे रजिस्ट्रार ने और सब लोगों ने मिल करके ये डिसीजन दिया कि ये तो ऐसे ही करना है, हमें सब कुछ मैनिपुलेट हो गया पूरा सिस्टम। जी, आप डू यू एग्री विद मी सर? उमर साहब, याद आया 75 years ago जब ये सारी चीजें जो राजा जी फ्रीज हो गए।
उमर साहब आपका इंटरनेट इशू कर रहा है। हेलो इंटरनेट राजा इंटरनेट भाई वैसे प्रॉब्लम्स हैं कहाँ से? वगैरह, आई राजा थिंक भाई सो। रहने वाले कहाँ के हैं? इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से। राजा जी आपको पाकिस्तान की कैपिटल का नाम पसंद है इस्लामाबाद? लगता है इस्लामाबाद का इंटरनेट इशू कर गया। बहरहाल अवाम, सबसे ज्यादा अवाम मिर्च मसाला मजे ले रही है सब डिस्कशन में। आई वाज रीडिंग कमेंट्स, पता नहीं कहाँ चले गए। अच्छा कमेंट में कोई लिख रहा आई लव यू रिबाहा, हद हो गई यार। हाँ अभी कोई कह रहा था अभिषेक मिश्रा यहाँ है तो रिबाहा किधर है। और गाइस आप लोगों ने अभिषेक सर के लिए दुआ करनी है, वो बहुत दिनों के बाद जो है बिस्तर से उठे हैं और उनकी तबीयत ठीक हुई है, अच्छा तो डू प्रे फॉर हिम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मेरी, सच अ नाइस सोल। अच्छा मैं ये बोल रहा था मेरी, हाँ कि उनका मैं रिप्लाई दे दूं, राजा भाई आएंगे तो फिर कभी मुझसे वो बात कर लेंगे, मैं हमेशा ही तैयार हूँ सबके लिए। देखो मैं इसी से लड़ने के लिए जो जो ये एंटी मुस्लिम कह रहे हैं ना, यही काम रोक रहे हैं मोहम्मद बिन सलमान साहब, यही कर रहे हैं ना वो। ये इंडिया में होता यही एंटी मुस्लिम। अपना अपना म्यूट कर लो, वो मेरी आवाज आ रही है वापस से। तो बॉटम लाइन मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ये मानसिकता की प्रॉब्लम है कि आपने जैसे मसीरे आलमगीर, अगर तुम आपने कभी पढ़ा है मसीरे आलमगीरी? पढ़ा है बेटा? नहीं पढ़ा होगा, मैं आपको शेयर कर रहा हूं, ये लीजिए जरा, आपको शेयर कर दीजिएगा। ये शेयर कीजिएगा जरा, स्क्रीन पे ला दीजिएगा। आप आ गए उमर भाई, आ गए? जी ज्वाइन किया हुआ उन्होंने। जी जी हाँ हाँ उमर भाई आप अपनी बात कंटिन्यू करें। उमर भाई आप कुछ कह रहे थे, तब मैं उसका रिप्लाई दूंगा, प्लीज आप कंटिन्यू करें। आवाज नहीं जा रही क्या उनको? अच्छा मैं हमें तो नहीं आ रही आपकी बेसिकली आवाज। इस पे जो स्टांस है आपका, कि आपने कहा कि लोकल के बेसिक जो आपके कोर्ट्स हैं उनसे लेके ऊपर तक आपने सारी चीज़ों को जो है वो बेहतरीन तरीके से डॉक्यूमेंट करके उसके बाद जो है वो कोर्ट ने फैसला दिया। मैं इस पे दो तीन चीज़ें कहूँ कि एक तो आर्टिकल 370 जो कश्मीर के अंदर, जिसमें उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का आपकी तरफ से फैसला आया है, उसके बाद तो हमें सुप्रीम कोर्ट पे एज जो है वो एतमाद नहीं रहा। मेरा ख्याल है अगर आर्टिकल 370 पे मैनिपुलेट किया जा सकता है चीज़ों को, तो बाबरी मस्जिद के केस में भी चीज़ों को मैनिपुलेट किया जा सकता है, क्योंकि हम ये समझते थे कि 370 का जो फैसला है वो मेरा ख्याल है कश्मीर की आवाम जो है उसकी उमंगों के मुताबिक आना है, क्योंकि वो ऐसा केस था जिसको हम बहुत बखूबी जो है वो पढ़ भी रहे थे, उसके ऊपर डीपली हम स्टडी भी कर रहे थे, सारी चीज़ें थी, और वो एक ऐसा आर्टिकल था जिसको रिवोक नहीं किया जा सकता था एक तरफा, क्योंकि ये एक बायलैटरल इशू है। बायलैटरल तो बाद में बना, पहले भी इसने जब एग्रीमेंट हुआ तो उस एग्रीमेंट में ये चीज़ें शामिल हैं, और जब कोई एग्रीमेंट होता है तो एग्रीमेंट को आप वन साइडेड जो है वो ख़त्म नहीं कर सकते, या तो दोनों की मशावरत से ख़त्म होता है। तो उसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, उन्होंने जी ये कहा जी कि ये आर्टिकल 370 खत्म करके ये मुद्दा बड़ा एक अच्छा इकदाम किया है। तो वहां से अगर उसी केस से अगर मैं लेके चलूं, हमें तो इतना पता चला कि वो फ्री एंड फेयर ट्रायल 370 का नहीं हुआ। दूसरा केस, क्योंकि बाबरी मस्जिद के केस को ऐसे मैंने फॉलो अप नहीं किया, लेकिन दूसरा केस हमारा चल रहा है मिस्टर यासीन मलिक का, जो हमारे चेयरमैन है, इस वक्त आपकी दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर है। उनका जो फैसला आता है वहां पे पहले जो है वो एनआईए की तरफ से वो जो एक फर्जी कहानियां बना के वो सारी चीजें करके, देखें यासीन मलिक ने जब इनके साथ जब एग्रीमेंट कर लिया, जब सुलह हो गई, और सुलह होने के बाद अब तकरीबन ये 20 या 22 साल के बाद आगे दोबारा केस खोल के उनके ऊपर जो है वो फिर से सजाएं जो है वो तानी जा रही हैं, और एक मेरा ख्याल है कि ये मायदे की खिलाफ वर्जी की गई। दूसरा केस ये है सुप्रीम कोर्ट का,
और तीसरा जो केस है हमारे जो बानी रहनुमा हैं जनाब मोहम्मद मकबूल भट्ट साहब, जिनको आपने जो तैयारा अगवा के केस में और बैंक डकैती के केस में और पता नहीं कौन कौन से केस उनके ऊपर लगाए। अब वो मोहम्मद मकबूल भट्ट साहब जो हैं उनकी जस्ते की आज भी तिहाड़ जेल के अंदर पड़ी हुई है। तो हम तो ये समझते हैं कि चले अदालती ट्रायल में वहाँ जहाँ का चीफ जस्टिस इंसानी बुनियादों पर ये ऑर्डर नहीं पास कर सकता कि भाई इनकी लाशें तिहाड़ जेल से निकालें और इनके आबाई इनके बुरसा के हवाले करें। ये तकरीबन 40 ईयर्स से कश्मीरियों का मुतालबा है कि आप वो मकबूल भट्ट की लाश जो है वो कश्मीरियों के उसके बुरसा के हवाले करें। तो मेरा ख्याल है जब इस हद तक हम चीज़ों को देखते हैं तो हमारा तो आपके सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो 0% एतबार रह जाता है, इस वजह से कि वहाँ पे फैसले मैनिपुलेट होते हैं सारे, और जो सरकार का फैसला होता है उसी के मुताबिक जो है वो सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला जारी करते हैं। तो ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों के ऊपर जो है वो, और ये भी एज इट इज़, मैं पाकिस्तान में यहाँ पे हूँ तो यहाँ पे भी फैसलों को ही मैनिपुलेट किया जाता है। मैं भी इस बारे में बेहतर जानती हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान में भी फैसले इसी तरह तब्दील कराए जाते हैं, तो वहाँ पे भी एज इट इज़ फैसले तब्दील करवाए जाते हैं हिंदुस्तान में। इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं, और इस पर हम अपने आप को दलाइल भी दे सकते हैं, इसमें कोई ऐसा मसला भी नहीं है। चलिए, आपकी बात हो गई, अब मैं अपनी बात रख लूँ सर। ठीक, आपकी टोटल क्लेम ये, मैं सबसे पहले आपका मंदिर का कि मंदिर झूठ बोला गया, ठीक है। महवीश जी, मैंने आपको कुछ शेयर किया हुआ, जरा उसको स्क्रीन पे ला दीजिए। ये किताब का नाम है मासीर आलमगीरी, लिखा है साकी मुस्तदद खान ने। किसने लिखा है? साकी मुस्तदद खान ने। और राजा भाई कहेंगे तो हम इनको इसकी एक प्रिंट भेज देंगे, ऑनलाइन फ्री में है ये। अगर और आप लोग को सबको दिख रहा है ना ये जो हम लोग शेयर कर रहे हैं, ये देखिए, ये 13th ईयर ऑफ रीन ऑफ द औरंगजेब, 13वें साल में उसने क्या किया औरंगजेब ने, सुन लीजिए। प्रेज्ड बी द ऑगस्ट गॉड ऑफ द फेथ ऑफ इस्लाम, that in the auspicious reign of this destroyer of infidelity and turbulence, such a wonderful and seemingly impossible work was successfully accomplished. On seeing the instance of the strength of the emperor's faith and the grandeur of his devotion to God, the proud Rajas were stifled, and in amazement they stood like images facing the wall. The idols, large and small, set with costly jewels, which had been set up in the temple, were brought to Agra and buried under the steps of mosque of Begum Sahib. अच्छा, ये क्यों किया गया, ये मुझे यहां से पढ़ना चाहिए ताकि ज्यादा क्लियर हो जाए। During this month of Ramzan, abounding in the miracles, the emperor, as the promoter of justice and overthrow of mischief, and a knower of the truth and destroyer of oppression, as the zephyr of the garden of victory and the reviver of the faith of the prophet, issued orders for the demolition of the temple situated in Mathura, famous as the Dehra of Keshav. In short time, by the great exertion of this officer, the destruction the destruction of this strong foundation of infidelity was accomplished, and on its site the lofty mosque was built at the expenditure of a large sum. This temple of थोड़ा इसको समराइज, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, थोड़ा इसको समराइज कर दें, हमारी ऑडियंस कंफ्यूज हो रही है। औरंगजेब ने कहा कि मथुरा में जाकर के जो भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है उसको तोड़ दो, और तोड़ करके उसी जगह पे एक मस्जिद का निर्माण करो, और उस मस्जिद की मूर्ति और उस मंदिर की मूर्ति को लाओ, और आगरा के जो शाह की बेगम का मस्जिद है उसकी सीढ़ियों में उस मूर्ति को चुनवा दो, और लोग उस मूर्ति पे रोज चढ़ के जाएं, और मथुरा का नाम इस्लामाबाद कर दो। ये उसने अपने रीन के 13वें साल में किया। औरंगजेब को ये अपना हीरो मानते होंगे मेरे ख्याल से राजा उमर साहब, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वली तो मानते ही होंगे कम से कम अल्लाह के। आइए, अब ये 12वें साल में हमारे औरंगजेब साहब ने क्या किया। The Lord Cherisher of the Faith learned that in the province of Tatta, Multan, and especially at Banaras, the Brahmin misbelievers used to teach their false books and their established schools, and that admirers and students, both Hindu and Muslim,
used to come from great distances to these misguided men in order to acquire this vile learning. His Majesty, eager to establish Islam, issued orders to the governors of all the provinces to demolish the schools and the temples of the infidels, and with the utmost urgency put down the teaching and the public practice of the religion of these misbelievers. भारत की मिट्टी से हिंदुइज्म का जन्म हुआ था, अरबिया नहीं है भारत। वहां आके किसी ने ये कोशिश की कि हिंदुइज्म को खत्म करने की कोशिश की जाए, और वो भी तलवार के दम पे, वो नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। अच्छा, ये जो अभी आपने बुक की है, ये किसकी रिटर्न है जी? साथ ये देखिए, मैं ये दिखाता हूँ जी, बिल्कुल आपका जेन्युइन डिमांड है। ये लिखे सर, ये देख ले, ये हमारे आईएएस एकेडमी में किताब रिजर्व है, आप इसको डाउनलोड करते। किताब का नाम है मासीर ए आलमगीरी, ए हिस्ट्री ऑफ द, लिखी किसने और कब लिखी? जी मैं बता रहा हूँ। ए हिस्ट्री ऑफ एम्परर औरंगजेब ए आलमगीर, reigned 1658 to 707 AD, ऑफ सकी मुस्तदद खान। किताब को ओरिजिनल फारसी भाषा में सकी मुस्तदद खान ने लिखा। इसको जो ट्रांसलेट किया इनटू इंग्लिश और वो है सर जदुनाथ सरकार ने। ये कैलकाटा के रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। जी कब लिखी? जी सर, सर आप बुक का लिंक शेयर कर दीजिएगा, मैं राजा उमर साहब को ये पूरा ट्रांसफर। अरे ये बड़ी फेमस बुक है, मैं ये बुक पीडीएफ फॉर्म में मैं दे दूंगा, आप उसको टैली कर लीजिएगा, नाम लिखिए, भेज दीजिएगा, आप मुझे भेज दीजिएगा, मैं फॉरवर्ड कर दूंगी। इसको थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं। आपने मुझे पहले ही कहा था आपका भी पॉडकास्ट है। अच्छा राजा उमर साहब, हम लोग बात कर रहे थे मेन, हमने जो नहीं, मैं एक बात रह गया था जो राजा साहब ने सुप्रीम कोर्ट पे कह दी 370 पे, वो भी मैं बस 2 मिनट लूंगा। आई एम सो सॉरी, क्योंकि राजा साहब कह रहे थे कि सब कुछ मैनिपुलेट हो गया सुप्रीम कोर्ट में, तो मुझे डॉक्यूमेंट लाना पड़ गया, ठीक है ना, दैट्स व्हाई अदरवाइज आई वुड हैव सिंपली गॉन। डिस्कस कर लें, ये ऑडियंस के लिए भी अच्छा रहेगा और इसके ऊपर डिस्कशन बनती भी है। आर्टिकल 370 का जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो फैसला। जी 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 राजा जी, हम लोग आर्टिकल 370 का टॉपिक क्या था, टॉपिक से कहां चले गए। हम आर्टिकल 370 पे पूरा पॉडकास्ट रखेंगे, आप दोनों को ही बुलाऊंगी, हम उस पर दिल खोल के डिस्कशन करेंगे। हाँ ठीक है, बस एक ये सेंटेंस ये जरा एक स्क्रीन पे ला देना बच्चे। हाँ, आपका टॉपिक अच्छा है, जो उन्होंने किया है, क्या नाम है, मोहम्मद बिन सलमान साहब ने। राजा साहब, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, 1 मिनट की लो ला दो ताकि देख लें राजा साहब अच्छे से। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ठीक है ना। और ये जो था इसका जो जिस चैप्टर में था, उस चैप्टर का नाम है, ये देख लीजिए, टेम्पररी ट्रांजिशन एंड स्पेशल प्रोविजंस, ठीक है ना। हालांकि इसमें स्पेशल बाद में जोड़ा गया, लेकिन टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस, ठीक है। अब आप आर्टिकल 370 इसी चैप्टर में पढ़ता है, इसका नाम है टेम्पररी प्रोविजन। ओनली टेम्पररी वर्ड इज यूज्ड विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बस अब इसको हटा दीजिए, इतना बहुत है, बाकी फिर कभी कर लेंगे। तो राजा साहब, मैं आपसे बस ये कह रहा था कि भारत की जो सुप्रीम कोर्ट है, हमें आप दोनों लोग दिख ही नहीं रहे हैं। महवीश जी गायब हो गई क्या? नहीं गायब नहीं हुई, एक सेकंड। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करके 5 जज बेंच ने, इट वाज अ फोरगोन कंक्लूजन दैट दिस केस विल बी लॉस्ट। क्योंकि मैं तो यहां भी ताल ठोकने को, आर्गुमेंट करने को तैयार हूं कि कई आर्गुमेंट्स तो मेरे पास भी ऐसे थे जो सुप्रीम कोर्ट में दिए ही नहीं गए। अगर मैं एज अ लॉयर होता तो वो आर्गुमेंट देता। बाकी के लॉयर्स ने भी बहुत अच्छे आर्गुमेंट दिए, दे वर वेरी गुड आर्गुमेंट्स, लेकिन कई आर्गुमेंट्स मेरे पास थे जो बहुत स्ट्रॉन्ग केस करते थे। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है राजा भाई, ये बात जान लीजिए। यूके में कोई कॉन्स्टिट्यूशन रिटन नहीं है आज तक। वो कस्टम और कन्वेंशन को अपना कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं। भारत कोई एक दिन में बनी हुई टेरिटरी नहीं है। हजारों साल का कस्टम और कन्वेंशन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। और जो मोहम्मद बिन सलमान साहब कर रहे हैं, वो वही कर रहे हैं, क्योंकि उनका भी कस्टम और कन्वेंशन उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कुरान के फॉर्म में कोडिफाई हुआ। क्योंकि उन्हीं से कुरान छीन करके
तुर्कों ने उन्हीं को अपना शासन में ला दिया। आपके लिए सल्तनत उस्मानिया बहुत बहुत प्यारी चीज होगी, आपने सल्तनत उस्मानिया के लिए भारत के आजादी के साथ समझौता कर लिया होगा, मगर सल्तनत उस्मानिया को अरब अपनी पैर की जूती पे रखते हैं, क्योंकि सल्तनत उस्मानिया ने अरबों को अपना गुलाम बनाया था, उनका कुरान लेके उन्हीं को गुलाम बनाया था। इसी से वो लड़ रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि फिर कोई उनका कुरान यूज करेगा। और आज आप क्या कहने वाले लोग शुरू हो गए, हमारे यहाँ कहते हैं लोग कि मोहम्मद बिन सलमान यहूदी है, और पता नहीं यहूदी होना कौन सी बुराई है, मुझे तो यही समझ में नहीं आता, लेकिन यहूदी है वो। क्यों यहूदी है भाई? वो उनकी जमीन है, उनका इस्लाम है, उनको उनके ढंग से जीने दो। मैं आपके साथ एग्री करता हूँ, इसमें कोई मसला नहीं। मोहम्मद बिन सलमान के मामले में मैं 100% एग्री करता हूँ। तो अगर आप मोहम्मद बिन सलमान को मोदी की जगह रख के, प्रधानमंत्री मोदी को उनकी जगह रखेंगे, तो आप मुझसे भी एग्री करेंगे, हम दोनों एक ही बात कर रहे हैं। चलिए, कहीं तो आप लोगों का जो है ना स्टांस मिला, कहीं तो इत्तेफाक हुआ। बहरहाल हम लोग कहाँ से स्टार्ट हुए थे और ये कहाँ चला गया। बाकी ये जो आपका, मैंने राजा उमर साहब, आई एम सो सॉरी, मैंने आपका वो आर्टिकल 370 वाला रोका है, उस पे हम प्रॉपर एक सेशन रखेंगे, टॉपिक की हेडलाइन भी हमारी आर्टिकल 370 पे डिस्कशन होगी और फिर डिबेट करेंगे। बाकी 37 मिनट्स का हो चुका है। थैंक यू सो मच। इससे पहले कि हमारी ऑडियंस भी ज्यादा बोर होने लग जाए, थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, अभिषेक सर, राजा सर, थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग। आप लोगों ने इतने सारे कमेंट्स किए, उसके लिए बेहद शुक्रिया, लेकिन वीडियो को लाइक बहुत कम किया है। जितना हो सके लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। फर्दर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए आप लोग सजेशंस दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और अभी थोड़ी देर में अभिषेक सर अपने चैनल पे लाइव आएंगे, जाके जरूर ज्वाइन करिएगा। मुझे और मेरे गेस्ट को आज के लाइव से दे इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।